हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द पेन ऑफ इनएक्शन स्टिंस लॉन्गर देन द पेन ऑफ इनकरेक्ट एक्शंस। यानी कि कभी आपसे कोई गलती हो जाए ना, आपका कोई फैसला गलत साबित हो जाए कि आपने सोचा था कि आप इंजीनियरिंग करेंगे बट आप इतने अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, आपने सोचा था कि आप एमबीबीएस करेंगे बट आप इतने अच्छे एक डॉक्टर नहीं बन पाए। ठीक है, मतलब आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, या फिर हो सकता है कि अब आपको वो फील्ड पसंद नहीं है। होता है ना कि मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन करी बट मुझे वो वर्क प्रेशर मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था लाइक वहां पे काम करना। बोलते हैं कई लोग ये चीज कि मुझे उसमें वो किक नहीं मिल रही थी, मुझे उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था काम करने में, मुझे वो चीज अपने लाइफ को एक पर्सपेक्टिव देती हुई नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, अपनी फील्ड स्विच कर लेते हैं, यूपीएससी के लिए जाते हैं। ज्यादातर वही लोग ऐसी बातें कहते हैं कि मुझे उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, मेरे को उसमें ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंजीनियरिंग करी, 4 साल लगाया आपने इंजीनियरिंग करने में, लाखों लाखों पैसा लगाया उसमें करने में। उसके बाद थोड़े 1-2 साल आपने जॉब करी, हो सकता है किसी ने नहीं भी करी हो। उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने लग गया, और फिर वो ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोगों को होता है कि वो फील करते हैं कि यार मम्मी पापा का इतना लाखों रुपया लगवाया इंजीनियरिंग के बजाय, इससे अच्छा तो कोई कम पैसे वाली कोई ग्रेजुएशन कर लेते अगर यही करना था तो। है ना, कई लोगों के मन में वो चीज की भावना होती है। लेकिन कुछ तो किया आपने इंजीनियरिंग करके, है ना, कुछ तो याद होगा, कभी ना कभी कुछ चीज काम में आ जाएगी हो सकता है। और नहीं भी आए तो एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन तो करी, हो सकता है उस टाइम पे आप ये फैसला ले पाए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फैसला लिया या आपने अपने आप के लिए फैसला लिया कि आप इंजीनियरिंग कर लो। तो बहुत अच्छे नहीं बट इंजीनियर तो हो। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इतनी उधेड़बुन में गुजरे हुए होंगे, शायद वो कर ही नहीं पाए होंगे, कुछ ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए होंगे। राइट, तो कभी भी जो किया, गलत किया सही किया, उसका जो दर्द है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया का दर्द है। ठीक है, तो आप कभी भी आइडल मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट जॉब, प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट की तैयारी करनी है वो करो, जो भी आपका मन कर रहा है वो करो। ये नहीं कि फैसला लेने में ही इतना देर लगा दिया कि वो फैसला कभी ले ही नहीं पाए। ठीक है, इनएक्शन नहीं बनाना किसी भी चीज को, क्योंकि उसका दर्द ज्यादा चुभता है। ओके, अब आपको पता है हमारे एक प्रोजेक्ट चल रहा है चीतास को प्रिवेंशन को, उसको बचाने को लेके कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए यहाँ पे। राइट, तो उसी प्रोजेक्ट के तहत हमने साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से चीतास यहाँ पे लाने का फैसला किया है, डील की है इन दोनों देशों के साथ में। और हर साल में हम 20-30 चीतास यहाँ पे लाए करेंगे दोनों देशों से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस दौरान में कुछ, जाहिर सी बात है जो लाएंगे सारे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ के एनवायरमेंट, टेम्परेचर, हर चीज डिफरेंट है, वहां का एनवायरमेंट और टेम्परेचर हर चीज डिफरेंट है। उसके अलावा अफ्रीका से कोई चीज इंडिया लाना, ठीक है, एनिमल्स को इंडिया लाना, ट्रांजिशन में इतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, उन जानवरों को इतनी देर कैप्टिविटी में रहना पड़ेगा, जब से पहले तो उनको पकड़ा जाएगा, फिर वहां पे कितने दिन कैप्टिविटी में पेपर वर्क करे जाएंगे, फिर कैप्टिविटी में उनको ट्रांजिट किया जाएगा, फिर यहाँ पे आते थोड़ी ऐसा कि यहाँ पे पहुंचे और बस जी खुला छोड़ दो उनको, गिर में ले जाके छोड़ दिए। नहीं, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे प्रॉपर पेपर वर्क होगा, तब भी वो कैप्टिविटी में है। उसके बाद में उनको उनकी डेस्टिनेशन पे लेके जाया जाएगा। हो सकता है गुजरात लेके जाया जाए, हो सकता है बंगाल लेके जाया जाए, हो सकता है हिमाचल लेके जाया जाए, जहां जहां पे भी डेस्टिनेशन है वहां पे लेके जाया जाएगा, फिर वहां पे उनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम आप खुद सोचो कि आपको कुछ टाइम के लिए कैद में बंद करके रखा हो, और उसके बाद आपको अचानक, आपको थोड़ा सा डर लगेगा बाहर जाने में, आप इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से जो आपका ओरिजिनल होम है उससे वहां का एनवायरनमेंट पूरा चेंज होगा, तो आपको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। वही सिचुएशन यहाँ पे हुई है। इट इज ऑलमोस्ट 3 months सिंस साउथ अफ्रीका सेंट अ बैच ऑफ 12 चीतास टू इंडिया। बोले 3 महीने हुए लगभग जब साउथ अफ्रीका ने बैच 12 चीतास का एक बैच भेजा था इंडिया को, एंड 2 हैव ऑलरेडी डाइड। 12 में से 2 ऑलरेडी मर गए सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, ऑलमोस्ट 3 months।
taken along with the death of one of the 8 cheetahs from Namibia। बोल रहे हैं और इसी में एक और चीते की डेथ भी इंक्लूडेड है जो नामीबिया से आया था। ठीक है, यानी कि टोटल 3 महीनों में 3 चीतास खत्म हो चुके हैं। इट हैड अ प्री एग्जिस्टिंग रेनल इन्फेक्शन। हालांकि ये जो नामीबिया से चीता आया था इसको कोई प्री एग्जिस्टिंग रेनल इन्फेक्शन, रेनल यानी कि किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शन था। एंड इट इमर्जेस दैट अबाउट 15% ऑफ एनिमल्स have not made it past the first phase of India's ambitious project चीता। और बोल रहे हैं कि इन तीनों की डेथ से ये सामने आया कि 15% भी एनिमल्स जो है अभी तक जो पास्ट में यहाँ पे भेजे गए हैं उनमें से 15% भी एनिमल्स जो है वो मेक नहीं कर पाए, यानी कि वो जीवित नहीं रह पाए हैं पहली फेज में भी। ठीक है, और ये कौन से प्रोजेक्ट की वजह से है? प्रोजेक्ट चीता एक हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारी गवर्नमेंट का, 2009 में जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे पास किया गया था। ठीक है, अब वो इन एक्शन में आया है और उसमें एक्शन में जितने भी अभी तक ट्रांजिट किए उनमें से 15% जानवर भी सरवाइव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, the aim is to establish a sustainable population of about 35 cheetahs in next decade by bringing a few every year from Africa। अब इसका मकसद क्या है प्रोजेक्ट चीता का? इसका मकसद है कि हम एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन यानी कि एक ठीक ठाक पॉपुलेशन जो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है उतनी पॉपुलेशन, लगभग 35 चीतास की पॉपुलेशन हम मेंटेन करें। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हम बना के रखें अगले 10 सालों में। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या तय किया है कि हम अफ्रीका से चीतास यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लाएंगे। Thus, it is implicit that there will be many deaths among the animals if one factors in both the natural lifespan of the cat as well as the challenges of adapting to Indian conditions। बोल रहे हैं कि तो इसलिए ये चीज भी जाहिर है और साफ है कि अभी आगे और भी डेथ्स होनी है एनिमल्स की। क्यों? क्योंकि देखो 2 फैक्टर्स है, उनका नेचुरल लाइफ स्पैन। ठीक है, अब ये दोनों तरीकों से हो सकता है कि उनकी नेचुरली चीतास कितने साल जीते हैं वो भी हो सकता है, और जो मैक्सिमम टाइम उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में गुजारा है वो भी हो सकता है। ठीक है, कि आपने वहां पे इतना टाइम गुजारा है, अब आपको दूसरी जगह पे अडेप्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो चैलेंजेस फेस करोगे आप। ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि अभी हमें उम्मीद, मतलब एक तरह से उम्मीद नहीं है, आशंका है कि और भी यहाँ पे हमें डेथ सुनने को मिल सकती हैं। दक्ष, one of the female cheetahs died from injuries following a violent mating attempt by 2 males। बोल रहे एक और चीता दक्ष जो कि एक फीमेल चीता थी उसकी डेथ हुई थी बिकॉज 2 मेल चीताज ने उसके साथ वायलेंटली मेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, मेट किए थे और उस टाइम पे उनको कुछ ऐसी इंजरीज हुई थी जो जिनकी वो सस्टेन नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अगेन not entirely unexpected from what is known about the predator's behavior। और ये जो मेटिंग अटेम्प्ट इतना वायलेंट किया गया 2 मेल चीतास के द्वारा, ये ऐसी चीज है जो अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि वो प्रेडेटर है, उनका बिहेवियर ही ऐसा वायलेंट और एग्रेसिव है। ठीक है, तो बोलते हैं ना कई बार कि क्या जानवरों जैसा, जंगली जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर ज्यादा एग्रेसिव गुस्सा दिखा रहा होता है या फिर ज्यादा ऊंचे स्वर में, तो बोलते हैं कि क्या जंगली जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको कोई सेंस नहीं है कि अगले बंदे को हर्ट हो सकता है, बट आप ह्यूमन है, आपको सेंस है वो चीज की। ठीक है, तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि एनिमल्स से, और वो भी खास तौर पे इस तरीके के प्रेडेटर जो दूसरों के ऊपर आक्रमण करके, हमला करके उनका मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमला करके खाना, शिकार करके खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडेटर्स हैं। अब इनसे ऐसी ही उम्मीद, इनसे कुछ ही अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि इनका नेचुरल बिहेवियर ही ऐसा है, आक्रामक, वायलेंट। ठीक है, यही उनका बिहेवियर है, तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। Ordinarily, the success of wildlife breeding programs must be measured over longer intervals। बोल रहे, और देखो ऐसी बात है कि अभी हमें कुछ टाइम हुआ है लाने का, तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि 3 चीतास की डेथ 3 महीने में होगी तो इसलिए प्रोजेक्ट फेल हो गया। जो ऐसे वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग के जो प्रोग्राम होते हैं कि जहां पे हम देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को रिपॉपुलेट किया जाए, है ना, तो ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग इंटरवल्स वाले प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें ये नहीं कि आप एकदम जी 3 महीने में 3 चीता मर गए, प्रोजेक्ट फेल जी, प्रोजेक्ट फेल, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली तो परेशानियां हर चीज में आती हैं, बट ये भी हो सकता है कि हमारा आइडिया बहुत कारगर साबित कर जाए, 35 के हम 70 बना ले चीताज यहाँ पे। ओके,
तो अभी हमें वेट करना चाहिए। The increase in lion population in Gir, Gujarat, as well as tiger numbers have been the result of sustained efforts over decades. अब आपको पता है गिर में टाइगर पॉपुलेशन, लायन पॉपुलेशन बड़ी है, ठीक है। उसके लिए भी पहले ऐसे किया गया था, लाए गए थे बाहर से, फिर वहां पे ब्रीड किए गए थे, वहां पे छोड़े गए थे, तो अब वहां पे पॉपुलेशन एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुंच चुकी है। तो वो बता रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि गिर में लायन की पॉपुलेशन और टाइगर का नंबर जो बढ़ा है, एक सस्टेनेबल नंबर तक पहुंचा है, वो एक दिन की चीज नहीं थी, वो कई दशकों के प्रयास थे हमारे, ठीक है, जिस वजह से वो एक सस्टेनेबल लेवल पर पहुंचे हैं। दैट हैव ऑल्सो सीन द वाइल्ड कैट काउंट डिप टू प्रेसिपिटस लेवल। और इनने क्या है कि देखो काफी एफर्ट्स से जो काफी लंबे समय तक चले आए, तो इस दौरान में बीच में कई दफा ऐसा भी हुआ कि डिप इतना बहुत निचले लेवल तक, बहुत ही एकदम 1-2 बिल्लियां रह गई, एक बिल्लियां इन द सेंस कैट फैमिलीज को बिलोंग करते हुए, लायन, टाइगर, चीता, ये सब लेपर्ड, ये सब कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनको बिल्लियां भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत कम बिल्लियां, बहुत कम वाइल्ड एनिमल्स रह गए थे जिस टाइम पर, उस लेवल तक भी ये गिर चुके हैं, बट फिर हम अब इसको ऊपर लेकर आ चुके हैं। Therefore, it is yet premature to weigh in on the success of cheetah translocation program. तो वो यही बोल रहे हैं, इसीलिए अभी कुछ भी कहना एक जल्दबाजी होगी, ठीक है, कि ये चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। However, the arrival of the cheetahs in India was far from ordinary event. बोले लेकिन जो चीतास इंडिया में आए ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये बहुत ही खास घटना थी। For one, it caved decades of government planning undertaken since 2009. बोल रहे क्योंकि पहला उदाहरण है, पहला केप होता है ना, जो सुपरमैन अपने पीछे एक केप पहनता है, ऐसे उड़ता रहता है, जो है ना, तो वो केप होता है। तो बोल रहे कि जो पहला केप है वो क्या है कि ये एक दिन का प्रयास नहीं है, सरकार की दशकों की, मतलब 10 सालों की मेहनत है, 10 सालों की प्लानिंग है। और इस कब स्टार्ट हुई थी? 2009 में, जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी हियरिंग्स हुई सुप्रीम कोर्ट में, प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस विद 2 कंट्रीज, बहुत एक के बाद एक नेगोशिएशंस हुई। नेगोशिएशंस मतलब मोल भाव किया गया उन सरकारों के साथ में, कुछ होता है ना फैसला एकदम से तो नहीं होता, उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे होंगे, हमने कुछ अपने पॉइंट्स रखे होंगे, पैसे उन्होंने ज्यादा डिमांड किए होंगे, हमने कम करवाए होंगे, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स ऑफ चूजिंग एंड फेयरिंग द एनिमल्स, कि किस एयरप्लेन के जरिए इन एनिमल्स को लेकर आना है, हवाई जहाज के जरिए या फिर शिप्स के जरिए लेकर आना है, कौन सी कंपनी को टेंडर देना है, तो ये सब बहुत ज्यादा प्लानिंग का काम है। द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द एंटरप्राइज, और फिर क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पर्सनली इस मसले में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इंटरवीन करा, as well as the significant publicity effort by the government departments to promote the endeavor as India's exemplary commitment to wildlife conservation. और सबसे खास ये कि इंडिया ने इस चीज को काफी पब्लिक करा, प्रमोट करा कि ये भारत सरकार का एक बहुत ही उत्कृष्ट एक कमिटमेंट है कि हम वाइल्ड लाइफ को बचाने में प्रयत्नरत है, और हम प्रयास कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने में, और हम वचनबद्ध है उसके लिए। It is thus only natural that 3 deaths in 3 months raise consternation on whether the conservation approach adopted by experts is based on sound principles. बोल रहे तो इसीलिए काफी स्वाभाविक है, काफी नेचुरल है कि 3 महीनों में 3 डेथ्स जो है, ये सवाल उठा देते हैं कि क्या ये कंजर्वेशन प्रोसेस जो है वो सही है, जो हमने मेथड अडॉप्ट करा है वो सही है, इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हम लेकर आए हैं क्या वो सही है, ठीक है। इनके ऊपर सवाल उठना आम बात है। देखो आप कोई भी अच्छा काम करोगे, कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको अप पुश करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे और डाउन पुश करेंगे, राइट। तो आप कुछ भी अच्छा करने जाए उसके ऊपर कुछ सवाल उठाने वाले लोग तो खड़े हो ही जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो उससे चिंता करने की जरूरत है, और वो बहुत जल्दबाजी होगी कि अभी आपने शुरुआत ही करी और लोग सवाल उठाने शुरू कर दें, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी अभी उनका जवाब देना भी। There is criticism that Kanu National Park is inadequate to host 20 cheetahs and that some ought to be in other sanctuaries.
बोल रहे हैं कि इस बात के लिए जरूर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो कान्हू नेशनल पार्क है वो 20 चीतास को होस्ट करने के लिए, यानी 20 चीतास को वो अपने पार्क में, जैसे उसकी बाउंड्रीज में 20 चीतास नहीं स्टैब्लिश किए जा सकते, नहीं रखे जा सकते, ठीक है। बट तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो दूसरी सैंक्चुरीज की तरफ चीतास भेजे। द एग्जिस्टिंग बैच ऑफ एनिमल्स लिव्ड फार टू लॉन्ग इन कैप्टिविटी। बोल रहे जो एग्जिस्टिंग बैच है ये बहुत लंबे समय तक पिंजरे के अंदर रहा। इन प्रिपरेशन ऑफ द ट्रांसलोकेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं कि आज पकड़ा और आज के आज भेज दिया, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, राइट। कितने बैचेस हम भेजने वाले हैं, उसमें से क्या बोलते हैं कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ब्लड ग्रुप क्या है उनका, पहले पूरा हेल्थ चेकअप भी होएगा, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ बीमारी लेकर अपने अंदर ट्रैवल कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है करने के लिए। एक व्यक्ति को, अगर आप सोचो एक चीता को भेजना है कहीं पे भी, तो एक चीता में करीब 100 पेपर्स होंगे जो उनको पूरे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 20 चीतास भेजने हैं तो कितना पेपर वर्क होगा, तो उतने दौरान वो कैप्टिविटी में रहे एंड दस वर एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड एंड मोर वल्नरेबल। और इसीलिए वो चीतास जो है वो स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा गंभीर स्ट्रेस में थे और ज्यादा रिस्क पर थे कि उनके ऊपर बाहर से आक्रमण हो जाए या फिर वो शायद यहाँ पे अडेप्ट ना कर पाए, वो मिस करे अपने घर को। द आर्ग्यूमेंट गोज, ऐसा तर्क दिए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता मैनेजर्स however underline that the investments such as in making the landscape adequately stocked with prey। बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट चीता के जो मैनेजर्स हैं, हालांकि वो इस बात को बार बार चिन्हित कर रहे हैं, इस बात की तरफ बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने देखो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे थे कि जिस जगह पे सपोज करो कान्हू नेशनल पार्क में उनको रखना है, तो वहां पे अब चीता है तो कुछ ना कुछ खाएगा। अब वो क्या खाएगा, वो शिकार करके खाता है। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, उनके शिकार को क्या बोलते हैं, प्रे, यानी कि जिसके ऊपर प्रेडेटर प्रे करता है, यानी कि जिसका आक्रमण, जिसका शिकार करता है, ठीक है। तो वहां पे एडिक्वेट यानी कि भरपूर मात्रा में प्रे रखा गया, ठीक है। मतलब भेड़े वहां पे हो सकता है नहीं भी हो, गोट्स वहां पे नहीं भी हो, बट वो वहां पे मुहैया करवाएंगे। रैबिट्स, जो भी वो चीता खाते हैं वो सारे वहां पे एनिमल्स मुहैया करवाए गए। तो वो भी मुफ्त में नहीं आएंगे, उनके लिए भी ट्रांजिट सब चीजें लगी, पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगी। कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स इन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका विद एक्चुअल एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग चीता। बोल रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के एक्सपर्ट्स थे उनके साथ में बार बार वार्तालाप की गई, उनसे जांच पड़ताल की गई कि अच्छा इस चीते को क्या पसंद है, इस चीते को कैसे रखना है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कुछ एलर्जी है, जैसे डॉक्टर्स पूछते हैं ना आपको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी दवाई से, वैसे ही प्रॉपर उनके साथ कंसल्टेशन की गई कि आप जो चीतास भेज रहे हैं वो कैसे रहने वाले हैं, उनमें से कौन सा कहाँ से पकड़ा है, फिर उसी अकॉर्डिंग वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में देखो आप कितना वेराइटी है स्टेट्स में, एनवायरमेंट में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, हर चीज में। तो फिर उसी अकॉर्डिंग चीतास को हम रिलोकेट कर पाएंगे। एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट मिनिमाइज पोचिंग एंड इंसेंटिवाइज लोकल कम्युनिटीज टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ वाइल्ड कैट्स। बोल रहे हैं कि हमने फिर क्या कल्चरल ट्रेडिशंस भी सीखे, फॉलो करे, जिससे कि पोचिंग यानी कि जो लोग, जो ह्यूमन बींग्स अपने फायदे के लिए एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है। जैसे चीतास की स्किन निकाल के डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, राइनोस के नोज काट देते हैं, हॉर्न काट देते हैं, एलिफेंट्स के टस्क काट देते हैं, राइट। तो वो उनको डेकोरेशन आइटम बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या, उसके लिए वो जीवित तो एलिफेंट कोई बैठ के कटवाने नहीं वाला अपने टस्क, तो वो क्या करते हैं, उनको शूट करके मार देते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है पोचिंग, किसी को मार देना फॉर पर्सनल रीजंस, ठीक है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। एंड इंसेंटिवाइज, और जो लोकल कम्युनिटीज, जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, उनको इंसेंटिव्स देना कि आप अगर वाइल्ड कैट्स की रक्षा करोगे तो आपको 15,000, 5,000, 6,000 महीने का दिया जाएगा, ठीक है। तो इंसेंटिव्स मिलते हैं तो हम ज्यादा काम करते हैं। अगर आपको पता हो कि भाई मेरे को ऑफिस में 20% इंसेंटिव मिलने वाला है, तो आप जी लगा के चाहे 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़े तो आप करेंगे आराम से। आर द राइट वंस टू हेल्प द स्पीशीज फ्लरिश, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल सही है और हेल्पफुल होंगे इन स्पीशीज को, मतलब चीतास को फ्लरिश करने में, मतलब फलने फूलने में। गिवन दैट द रिलोकेशन प्रोग्राम हैज बीन कंसीव्ड एज एन एक्सपेरिमेंट,
It is important that every death and every birth are not seen as markers of failure or success. बोल रहे हैं क्योंकि ये जो रीलोकेशन प्रोग्राम है ये हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी हर सिंगल डेथ के बाद ये ना कहा जाए कि फेल हो गए जी, और हर सिंगल बर्थ के बाद ये ना कहा जी अरे वाह हम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो अभी इसमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लगेगी, हमें लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, ओके। हाउएवर there also ought to be clearly defined criteria with timelines that project managers must adhere to decide if course correction is warranted. मतलब कि लेकिन फिर भी ये जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं क्राइटेरिया, ये जो फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही है या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, ये मेंटेन करना किसका काम है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम है। उनको ये चेक करना पड़ेगा टाइम एंड अगेन। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट चीता? क्या अकाउंट में लेना चाहिए जब हम सक्सेस पता करें या फिर फेलियर पता करें इसका, कि कितने चीता पैदा हुए मर गए, ये अकाउंट में लेना चाहिए। बोल रहे हैं द नंबर ऑफ चीतास बर्थ एंड डेथ्स। तो अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि अभी क्योंकि ये शुरुआत है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया जा रहा है, तो कितने चीता पैदा होते हैं या हर चीता पैदा होते ही या हर चीता मरते ही ये ना सोचा जाए कि फेल हो गए या सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। द नेचुरल लाइफ स्पेन ऑफ चीतास एंड अडेप्टेशन चैलेंजेस। बोल रहे हैं कि जो चीतास का नेचुरल लाइफ स्पैन होता है वो, और जो अडेप्टेशन चैलेंजेस होते हैं वो, ये दोनों चीजें अकाउंट करने चाहिए। तो ये सही है, हमें ये दोनों चीजें काउंट करनी चाहिए जब हम पता लगाएं कि प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। द परसेंटेज ऑफ चीता सर्वाइविंग द फर्स्ट फेज, कि कितने चीतास फर्स्ट फेज सर्वाइव कर पाते हैं, उसी से हमारी सक्सेस या फेलियर डिफाइन होगा, जो कि गलत है। उन्होंने कहा था कि अभी फर्स्ट फेज नहीं 15% भी सर्वाइव नहीं कर पाए, बट स्टिल ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना। द नंबर ऑफ चीतास इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका एवरी ईयर, कि कितने अफ्रीका से चीतास इम्पोर्ट किए जाते हैं हर साल, तो वो तो उन्होंने खुद ने डिसाइड किया होगा ना कि हमने इतने इतने करने। हो सकता है कि राइजिंग नंबर हो कि पहले साल 4 करेंगे, अगले साल 10 करेंगे, उसके अगले साल 20 करेंगे, ये हो सकता है। यही सकता है कॉमन ग्राउंड हो कि 20 ही करने हैं हर साल, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो ये उनका अपना इंटरनल फैसला होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी, द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ चीतास एंड अडेप्टेशन चैलेंजेस is correct. Which statement is not true about India's project Cheetah according to the passage? कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रोजेक्ट चीता के लिए सही नहीं है? तो पहली है द प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 35 चीतास इन नेक्स्ट डेकेड। सही है, ये अगले 10 सालों में 35 चीतास का एक सस्टेनेबल आंकड़ा लेकर आना चाहते हैं वो। India has received cheetahs from both South Africa and Namibia, ये भी सही है। The death of cheetah indicate the project failure, ये उन्होंने कहा कि जल्दबाजी होगा, अभी कुछ भी कहना इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में इसके रिजल्ट्स देख के पूरा प्रोजेक्ट फेल हुआ है सक्सेसफुल हुआ है बता सके, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया गिर के लायन और टाइगर का, कि वहां पे भी देखो हमने कितने साल हो गए उस प्रोजेक्ट को चलाते हुए। अब कई दफे बीच में ऐसे हालात बने कि वो प्रोजेक्ट जो उनकी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल नीचे गिर गई, लगभग 1 या 2 पर आ गई, बट स्टिल हमने फिर उसको रिवाइव करा और अब हम एक सस्टेनेबल नंबर में पहुंच चुके हैं। सम चीता डेथ्स आर एक्सपेक्टेड ड्यू टू नेचुरल लाइफ स्पैन एंड चैलेंजेस ऑफ अडेप्टिंग टू इंडियन कंडीशंस। बोले कुछ चीतास की डेथ्स जो है वो उनकी नेचुरल लाइफ स्पैन और जो उनको इंडियन कंडीशंस में रहने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनकी वजह से भी हुई है, तो ये सही है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? देखो उन्होंने इस पैसेज के लिए कहा कि जो ट्रांजिट में हो सकता है परेशानी हुई हो, या फिर इतने टाइम तक जो एनिमल्स है वो पिंजरे में रहे, कैप्टिविटी में रहे, ठीक है। ये सब पॉइंट्स उन्होंने गिनाए। उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को, सरकार को, जो एग्जीक्यूटिव्स इस काम में लगे हुए हैं उनको ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि क्या वो उनकी प्लानिंग जो है वो सही चल रही है या फिर वो अपनी प्लानिंग में कुछ चेंज ला सके, राइट।
और चेंज ला सके और फिर ये सुनिश्चित कर पाए कि जो ये प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो। तो यानी कि वो काफी इसमें कुछ गलतियां उनने बताई हैं, राइट। तो ये काफी क्रिटिकल है टोन इसकी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां बताई हैं, कुछ सरकार को सलाह दी है कि भाई आप देख लो अगर आप अपने चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी जहां भी गुंजाइश है वहां पे चेंजेस कर लो क्लॉज में, ठीक है। सो ऑप्शन डी क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द वाइल्ड लाइफ ऑफ अफ्रीका। हम यहाँ पे अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बताइए हमने इसके बारे में डिस्कस किया? नहीं। द मेटिंग हैबिट ऑफ चीतास। चीतास की मेटिंग हैबिट के बारे में हमने डिस्कस किया? नो। द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट चीता, कि प्रोजेक्ट चीता की मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, ठीक है, ये सही है। द लाइफ ऑफ चीतास इन कैप्टिविटी, कि कैप्टिविटी में पिंजरे में बंद होने के बाद चीतास कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च ये आर्टिकल है। सो ऑप्शन जो सी है, द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट चीता इज करेक्ट। What does the idiom weigh in on means as used in the context of editorial? देखो, weigh in on का मतलब होता है अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप बता रहे हैं, ठीक है, अपना बहुत जो आपके मन में जो भी बात है उसको आप बता रहे हैं, और वो बात भी ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी बातें, काफी स्ट्रॉन्ग आपका ओपिनियन है कि आपको बिल्कुल लगता है कि ये जो किया गया ये गलत किया गया, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन ए है फिजिकली एडिंग वेट टू एन ऑब्जेक्ट, कि सचमुच में किसी कोई जैसे सपोज करो कि आपने बुक रखी हुई है, उसके ऊपर आपने पेपर वेट डाल दिया पेपर के ऊपर ताकि वो पेपर उड़े ना, तो आपने क्या कर दिया, वेट ऐड कर दिया ऊपर। तो वे इन ऑन का मतलब कि फिजिकली आपने किसी चीज के ऊपर वेट डाल दिया, तो ये गलत है। टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना बताना, बिल्कुल सही है। टू कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना, गलत है। टू डिसाइड हु विल पार्टिसिपेट इन एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्षमता अगर आपके पास हो तो उसको बोलते हैं वे इन ऑन, जो कि गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। According to the passage, which of the following is not a factor that has led to concern over the recent deaths of cheetahs in the translocation program? कह रहे हैं कि कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, कौन सा फैक्टर जो है वो सही नहीं है जिसकी वजह से जो चीतास है ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम जो हो रहा है चीतास का, उसमें जो रीसेंट डेथ्स हुई हैं। पहला, द लॉन्ग पीरियड ऑफ कैप्टिविटी फॉर द चीता बिफोर ट्रांसलोकेशन, ये तो उन्होंने कहा कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। द परसीव्ड इनएडिक्वेसी ऑफ कूनो नेशनल पार्क टू होस्ट 20 चीतास, कि जो एक दिमाग में बात है ना कि जो 20 चीतास हैं वो कूनो नेशनल पार्क में उनको अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए हॉस्पिटेबल नहीं है। तो ये धारणा जो है इसकी वजह से जो रिसेंट डेथ्स हुई हैं, जो कि गलत है। द लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इन द चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम, बोले कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए इसीलिए इसमें इतनी ज्यादा डेथ्स जो रिसेंट डेथ्स हुई हैं, यानी कि ये तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि भाई वो चीता इसलिए मर गई कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, गलत है, ठीक है, जबकि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। द पॉसिबिलिटी दैट द कंजर्वेशन अप्रोच में नॉट बी बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स, बोल रहे कि ये पॉसिबिलिटी कि जो कंजर्वेशन अप्रोच है, जो हमारा कंजर्वेशन का मेथड है, वो उसमें जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं वो साउंड नहीं है, वो सही नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रेसिपिटस? प्रेसिपिटस का मतलब होता है काफी गहरा, स्टीप, जैसे कि आप एकदम पहाड़ी की गहरी सी पहाड़ी है जो बड़ी ही, अब गहरी पहाड़ी है, खाई है, तो मतलब वो एकदम डेंजरस भी होगी, तो स्टीप मतलब होता है प्रेसिपिटस मतलब होता है स्टीप एंड डेंजरस। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन स्टीप, स्टीप का मतलब होता है गहरा, प्रेसिपिटस का मतलब भी गहरा। शैलो, शैलो मतलब उथला, यानी कि थोड़ा सतह से ऊपर ही है, ठीक है, यानी कि या तो फिर पानी में जैसे आप जाते हैं तो सतह काफी नीचे या ऊपर है, अगर नीचे है तो स्टीप है, गहरा है, अगर ऊपर है तो शैलो है।
लेवल मतलब बराबरी पे है, फ्लैट मतलब एकदम समतल। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए स्टीप इज करेक्ट। कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है कि आप बड़े ही, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है एक बड़ी ही शॉक या फिर चिंता की फीलिंग। आप तैयारी कर रहे हो मैथ्स के एग्जाम की, कल आपका एग्जाम है, शाम को 5 बजे आपको पता चलता है कि कल मैथ्स का एग्जाम नहीं है, कल तो इंग्लिश का एग्जाम है। आप पिछले 2 दिन से मैथ्स 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 पढ़े जा रहे थे, आपको क्या लगेगा? एकदम शॉक, टेंशन वाला शॉक लगेगा कि हाय ये कैसे हो गया, मैं इंग्लिश का पढ़ना था, मैं मैथ्स का पढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा चिंता कि अब मैं कल पेपर में क्या लिखूंगा, मैंने तो मैथ्स पढ़ा, मैंने तो इंग्लिश पढ़ा भी नहीं है। दैट मीन्स चिंता और शॉक। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। अलार्म, अलार्म होता है कि जब आप एकदम एक्टिव हो, आप किसी चिंता में नहीं है, तो आप क्या है एकदम एक्टिव है। तो एक्टिव है यानी कि आप एकदम क्विकली किसी चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कामनेस, कामनेस मतलब एकदम शांत, बिना कुछ इंटरेस्ट लेने वाला। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब आपका जो भी विचार है वो अपने तक सीमित रखिए, मुझे आपके विचार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशी, अच्छा माहौल। यहाँ पे ऑप्शन ए अलार्म इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है प्रीमेच्योर का। प्रीमेच्योर मतलब कोई वक्त से पहले ही आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वक्त से पहले ही कोई काम हो गया, तो वो क्या होगा? प्रीमेच्योर, यानी कि परिपक्व होने से पहले ही। ठीक है, तो यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो ये काफी प्रीमेच्योर होगा अभी कुछ भी कहना, राइट? या फिर अर्ली होगा, तो एंटोनिम क्या होगा? देखो अर्ली क्या है इसका सिनोनिम, यानी कि जल्दबाजी। बिलेटेड मतलब देर से, जैसे हम बोलते हैं ना कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब तुम्हारा बर्थडे कम था, अब मैं इतना लेट बोल रहा हूँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अहेड, मेरे से आगे अगर कोई निकला हुआ है तो वो क्या होगा? अहेड। हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही स्पीड से या बहुत ही तत्परता से कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिलेटेड इज करेक्ट। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब भरपूर मात्रा में, जितनी आपको जरूरत है उतनी मात्रा में है अवेलेबल चीज, आप कह सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार भी है। तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा? सफिशिएंट, सफिशिएंट किसका क्या है सिनोनिम? सफिशिएंट मतलब जितनी आपको चाहिए उतनी है। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब जितनी आपको चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब जितनी आपको चाहिए उतनी भी पूरी नहीं है। सो ऑप्शन सी इनसफिशिएंट इज करेक्ट। As India's Operation Kaveri, launched to evacuate Indians stuck inside war-torn Sudan, is underway. अब अंडरवे हमने कल भी पढ़ा था। अंडरवे का मतलब होता है कि जो चीज अभी भी चालू है लगातार, मतलब पहले कभी स्टार्ट हुई थी बट अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो आपको पता है सुडान में लड़ाई छिड़ी हुई है, ठीक है, एक इंटरनल वॉर सुडान में चल रहा है। तो वहां पे काफी सारे लगभग 3000 इंडियन सिविलियंस फंसे हुए हैं। ठीक है, सिविलियंस क्यों? मतलब वहां पे फौज नहीं है, इंडियन के आम जनता है, नागरिक है, कुछ स्टूडेंट्स है, कोई वर्क कर रहे होंगे वहां पे, लेबरर होंगे। तो 3000 लोग वहां पे फंसे हुए हैं। अब इंडियन सरकार ने एक ऑपरेशन कावेरी करके किया था, लॉन्च किया है। उन्होंने क्या किया, उन्हें 72 आवर्स की हमें एक विंडो दी है कि सीज फायर है, उस दौरान में 72 आवर्स में बीच में कोई भी गोलीबारी नहीं की जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो जो देश अपने व्यक्तियों को निकालना चाहते हैं निकाल लो, 72 आवर्स के लिए हम आपको सीज फायर दे रहे हो, उसके बाद हम जंग छेड़ने वाले हैं तगड़ी वाली। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। मूवी याद है एयरलिफ्ट मूवी अक्षय कुमार की, उसमें भी इवैक्यूएशन किया गया था ना, एयर के जरिए काफी सारे हिंदुस्तानियों को निकाला गया था। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे किया जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि अभी वो इवैक्यूएशन चल रही है, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ अ 72 आवर सीज फायर विंडो टू ब्रिंग अबाउट 3000 सिविलियंस। और जो 72 आवर्स की विंडो दी गई है उसका गवर्नमेंट भरपूर फायदा उठाना चाह रही है, ठीक है, ताकि वो अपने 3000 सिविलियंस को वापस लेकर आ सके। द ऑपरेशन which involves the Indian Air Force and Indian Navy. ये ऑपरेशन कावेरी जो है इसमें इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है और इंडियन नेवी भी इन्वॉल्व है। ठीक है,
डैश बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये जो ऑपरेशन है किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखो, द ऑपरेशन इज अंडरवे, मतलब अभी भी चालू है, तो बीइंग के साथ या दो चीजें आ सकती थी, या तो वॉज बीइंग होता, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन एक ही है, तो वॉज या इज होएगा, सिंगुलर होएगा। वॉज पास्ट की बात है, पास्ट होता, लेकिन ये पास्ट नहीं हो रहा, अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये हो गया सॉल्व, आपका समझ में आ गया इसको कैसे किया हमने सॉल्व, ठीक है। गिवन द हेवी फाइटिंग इन खार्तूम बिटवीन फोर्सेस लॉयल टू द हेड ऑफ द डैश काउंसिल। यहां पे आएगा किस तरीके का काउंसिल है। काउंसिल क्या होता है? जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, सदन के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है। मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो पार्टी अभी सत्ता में है उसी के होंगे मिनिस्टर्स। कांग्रेस पार्टी के तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होंगे, राइट। तो वो अभी जो हैवी फाइटिंग चल रही है खार्तूम में, किसके किसके बीच में? फोर्सेस, उस सेना के बीच में जो सरकार की, यानी कि काउंसिल के जो हेड हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनके जो लॉयल हैं यानी कि वफादार हैं, और दूसरे हैं जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान डैश ऑल्सो हेड्स द सुडानीज आर्म्ड फोर्स। दूसरे साइड है जो ये जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, जो कि क्या है? सुडान की आर्म्ड फोर्सेस के हेड है, ठीक है। एंड हिज फॉर्मर डिप्टी जनरल मोहम्मद हमेती हमदान डगालो ऑफ द पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ। और दूसरी साइड कौन है? जनरल मोहम्मद हमेती हमदान डगालो, जो कि पैरामिलिट्री ग्रुप के हेड है, ठीक है, वो उसको लीड कर रहे हैं आरएसएफ को। मोस्ट सिविलियंस आर बीइंग ब्रॉट बाय रोड टू पोर्ट सुडान। तो इस दौरान पे क्या किया जा रहा है? ज्यादातर जो भी सिविलियंस है उनको पोर्ट सुडान का, जो पोर्ट है, पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, जहां पे शिप्स डॉक करते हैं, ठीक है। तो पोर्ट सुडान के तरफ लेकर आया जा रहा है सड़क के रास्ते से, ठीक है। और ये किस तरीके की जर्नी है? अ डैश जर्नी टू बी इवैक्यूएटेड बाय एयर एंड सी। ये कुछ किसी प्रकार की जर्नी है। ये जो जर्नी है इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एडजेक्टिव होगा, और फिर वहां से क्या किया जाएगा? इनको या तो हवा के जरिए या समुद्र के जरिए इनको इवैक्यूएट किया जाएगा, निकाला जाएगा। इंडिया हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग efforts with other countries that have the most civilians and resources in Sudan। बोल रहे हैं कि इंडिया दूसरे देशों के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है जिनके बहुत सारे लोग वहां पे फंसे हुए हैं सुडान में, ठीक है। इंक्लूडिंग, और इसमें कौन कौन शामिल है? इंक्लूडिंग यूएस, द यूके, द यूएई एंड सऊदी अरेबिया ऑन लॉजिस्टिक्स, टाइमिंग द इवैक्यूएशन ऑपरेशन एंड इवन यूजिंग सऊदी एंड फ्रेंच प्लेन्स। तो इनसे ये किस किस तरीके की बातें में कोऑर्डिनेट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स में कोऑर्डिनेट कर रहा है कि किस टाइम पे हम इवैक्यूएशन करें, कि एक साथ सब लोगों को निकाला जाए। ऐसा ना हो कि आधे निकल जाए, आधे फंस जाए वहां पे, तो एक साथ सब लोगों को निकाला जाए, वो किस टाइम पे किया जाए। और ये क्या कर रहे हैं कि ये सुडान और फ्रांस के प्लेन्स भी उड़ाने वाले हैं, मतलब उनके प्लेन्स की भी हेल्प लेने वाले हैं। En route to the Caribbean for a scheduled visit, External Affairs Minister S. Jaishankar also met with the UN Secretary General in New York to seek help। बोल रहे इसी दौरान जो अपनी जर्नी पर गए हैं कैरेबियन की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी मिले न्यूयॉर्क में, ठीक है, और उनसे भी मदद की, उन्हें हेल्प की डिमांड करी, मांग करी। इट इज क्लियर that military personnel, officials and diplomats will have a difficult few days ahead given that even humanitarian workers and ambulances have been attacked। बोल रहे ये बहुत ही साफ है कि आर्मी के लोगों को, पदाधिकारियों को और जो डिप्लोमेट्स हैं, इन सब के लिए आने वाले जो कुछ दिन या घंटे हैं, जो 72 आवर्स की विंडो दी गई है, ये 72 आवर्स बहुत भारी होने वाले, बहुत मुश्किल होने वाले। क्यों? क्योंकि सुडान में इस वक्त ऐसे हालात है कि अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन गाड़ियां भी जा रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं, उनके ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो ऐसे इस दौरान में जब लोगों की इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है कि
कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्कर है उसको भी आप अटैक कर रहे हो, कि एम्बुलेंस जा रही है उसको भी आप अटैक कर रहे हो, तो आप इतनी आसानी से ऐसे 3000 लोगों को निकलने तो नहीं दे सकते, है ना, अगर इतनी इंसानियत खत्म होगी उनके अंदर की। दे हैव नो डाउट बीन असिस्टेड by the dash experience of similar operations over the decades। बोल रहे हैं हालांकि हमारे पास ऐसे कुछ ऑपरेशंस पहले भी हमने किए हैं पिछले 10, 12, 20 सालों में, और उनका एक्सपीरियंस है। बिगनिंग विद द लार्जेस्ट सच सिंगल इवैक्यूएशन ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1991। और सबसे बड़ा इसमें हमने शुरुआत कब की थी? जब 1991 में गल्फ वॉर के दौरान में हमने सबसे बड़ा सिविलियन इवैक्यूएशन किया था उस दौरान, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग उस दौरान निकाले गए थे। अब पहला है द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी डैश बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन कावेरी, वो सिंगुलर है, एक ही ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। अंडरवे है, तो एक और अंडरवे है मतलब अभी चालू है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज बीइंग, ठीक है, इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Given the heavy fighting in Khartoum between forces loyal to the head of the dash council। अब कौन सा काउंसिल है? रूलिंग, रूलिंग मतलब सत्ताधारी, एनेबलिंग, एनेबलिंग मतलब जिसको पावर दी गई है, जिसको आपने बनाया है इस लायक। लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब जो बड़े लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है वो। डेथरिंग, डेथरिंग मतलब होता है कि आपके अंदर जो झिझक है, ठीक है, तो यहाँ पे डिथरिंग, लिंगरिंग, एनेबलिंग नहीं होगा, रूलिंग होगा, क्योंकि काउंसिल जो है वो रूलिंग, सत्ताधारी पार्टी का ही होता है, ठीक है, तो रूलिंग काउंसिल। जनरल अब्देल अल फतह डैश ऑल्सो हेड्स द सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस। तो अब ये जनरल अब्देल अल फतह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड बात होगी। हु, हिज, वर, विच। हिज ऑल्सो तो नहीं होता, वर ऑल्सो, विच ऑल्सो भी नहीं, हु ऑल्सो हेड्स, जो कि सुडानीज आर्मी के भी मुखिया हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हु ऑल्सो हेड्स आर्म्ड फोर्सेज एंड हिज फॉर्मर डेप्यूटी जनरल मोहम्मद हमेटी हमदान दगालो ऑफ द पैरामिलिट्री ग्रुप RSF। मोस्ट सिविलियंस आर बीइंग ब्रॉट बाय रोड टू पोर्ट सुडान अ डैश जर्नी। अब कैसी जर्नी होगी ये? पेरिलस, पेरिलस जर्नी होगी, यानी कि बड़ी डेंजरस या रिस्की। तो ऑब्वियसली बात है डेंजरस और रिस्की होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि एम्बुलेंसेस के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं, तो इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ी जर्नी होगी। इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब कि नॉर्मल सी, लोकल सी जर्नी होने वाली है, ठीक है, कि आप लोकल मार्केट घूमकर आ गए जैसे नॉर्मल वैसी। डिसइंजिनस मतलब डिसऑनेस्ट, ये काफी डिसऑनेस्ट जर्नी है, तो ये डिसऑनेस्ट नहीं है, पेरिलस है, मतलब काफी डेंजरस है। They have no doubt been assisted by the dash experience of similar operations over the decades। अब किस तरीके का एक्सपीरियंस है? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब बड़े टाइम से हमने इकट्ठा किया हुआ, सबका एक साथ मिला जुला एक्सपीरियंस है हमारे पास। इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहित करने वाला, जैसे कि इंसेंटिव दिया जाता है ना कि वो अगर वहां से इवैक्यूएशन कर आएंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है। या कॉम्पिटिटिव यानी कि दूसरे के साथ मुकाबला करने में आपको क्षमता देने वाला, मदद देने वाला एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास होगा क्यूमुलेटिव, ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबका एवरेज एक एक्सपीरियंस है, सभी एक्सपीरियंस को मिला के हमने एक एवरेज एक्सपीरियंस निकाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। One thing, however, appears clear. The leak was precipitated by the chemical reaction in an open sewer। बोल रहे हैं कि एक चीज जो है वो बहुत साफ हो गई है, और वो क्या हो गई है साफ? कि ये जो लीक हुआ वो किस वजह से हुआ? केमिकल रिएक्शन जो है ओपन सीवर में, यानी कि खुले नाले में केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी वजह से लीक हुआ,
ठीक है। The FIR on the incident notes that some people usually get rid of industrial waste by dumping it in सीवेज लाइन। जो FIR की गई उसमें ये चीज इस इंसिडेंट को लिखते हुए कहा गया कि कुछ लोग कई बार क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको सीवेज लाइन्स में फेंक के उससे मुक्त हो जाते हैं, उसको डंप कर देते हैं वहां पे। There can be no doubt that culpability for a gas leak must be fixed। बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके के गैस लीक में उसको हमें किसी के ऊपर निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। बट untreated waste getting into the city's sewer network has been a long-standing concern for the city's municipal corporation या municipal authorities। बोल रहे लेकिन जो अनट्रीटेड वेस्ट को हम शहर के नदी नालों में डाल देते हैं, सीवर लाइंस में डाल देते हैं, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा एक कंसर्न है हमारे शहरों की म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास में। चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, इन सभी के सामने ये एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहा है। A probe is on to ascertain the reason for gas leak that claimed 11 lives on Sunday in Ludhiana Gyaspura area। बोल रहे हैं कि ये जो चीज हुई, दुर्घटना हुई, ठीक है, इसमें हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें रीजन पता चले इस गैस लीक का, जिसमें 11 जानें चली गई संडे को लुधियाना के गैसपुरा एरिया में, ठीक है। लुधियाना के गैसपुरा एरिया में 11 लोगों की मौत हुई। संडे में क्यों हुई? क्योंकि सीवर लाइन में एक धमाका हुआ। अब वो धमाका क्यों हुआ ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है सरकार के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट, अ प्रॉब इज ऑन टू असर्टेन द रीजन फॉर गैस लीक। एक गैस लीक हुई जिसमें 11 लोगों की जान चली गई संडे को लुधियाना में। कब हुआ ये घटना, कहाँ हुई, इसके बारे में ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी ये हमारी एस, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो गैस लीक हुआ, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ ओपन सीवर में, उसके वजह से गैस लीक हुआ। सेकेंड, थर्ड हमारा हो जाएगा कि जो FIR है उसमें भी इस इंसिडेंट को क्या कह के लिखा है, कुछ लोग जो है अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सीवेज में डंप कर देते हैं, ठीक है। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है ये ढूंढ के हमें जल्द से जल्द निकालना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बट जो अनट्रीटेड वेस्ट है शहर के नदी नालों में जो जाता रहता है, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है हमारे म्युनिसिपल अथॉरिटीज के लिए। तो SPQR ये हमारे ऑप्शन बन रहा है। देखते हैं, S से 2 स्टार्ट हो रहे हैं तो B और D को आप हटा दो। SPQR ऑप्शन A इज करेक्ट। He felt exhausted as he was working since 4 o'clock in the morning। अब वो सुबह 4 बजे से, सिंस मतलब सुबह 4 बजे से काम कर रहा है, ठीक है। से कर रहा है मतलब अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो वॉज तो नहीं आएगा। He had been working, सिंगुलर है, had been working, ओके, पास्ट की बात चल रही है, मतलब तब से अब तक काम कर रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन B is correct। He had been working since 4 o'clock in the morning। अब इसे मिसस्पेल्ड वर्ड पता लगाना है। सब है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है कि आपको रहने का आसरा मिल जाए कहीं पे, आप नए शहर में गए हैं तो आपको अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि रहना खाना आपको 1-1.5 महीने का कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। अकोमोडेट मतलब रहने खाने की जगह। तो इसकी स्पेलिंग होते हैं ACCOMMODATE। अब देखो स्पेलिंग कहाँ मैच हो रहे हैं, ऑप्शन ए में मैच हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। For decades, environmentalists in the country have been alleging that a large number
of infrastructure projects are implemented without mandatory due diligence and green clearance procedures are often riddled with irregularities. बोल रहे हैं कि बहुत लंबे समय से लगभग 10 सालों से ये जरूर चलता आ रहा है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो है, जो एनवायरमेंट को बचाने की सोच रखते हैं, उन सभी लोगों ने ये पाया है, ये इल्जाम लगाया है कि बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और इनके पास मैंडेटरी जो होनी चाहिए जांच, कानूनी प्रक्रिया, ठीक है, पेपर वर्क जो होना चाहिए वो नहीं है एंड ग्रीन क्लियरेंस भी, प्रोसीजर्स भी इनमें से कईयों के पास नहीं है या फिर अब बनाने लग रहे हैं, ठीक है। Their criticism have sharpened in the past 15 years because successive governments have diluted ecological safeguards, the public hearing requirement in the environmental impact assessment notification. बोल रहे कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का, ठीक है, और इसने क्या किया, पिछले 15 सालों में इस बात के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है सरकार का, ठीक है, बिकॉज जो एक के बाद एक, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, इसके बाद मान लो कांग्रेस की आ गई, कांग्रेस के बाद मान लो आपकी आ गई, तो सक्सेसिव जो भी सरकारें आई वो काफी डाइल्यूटेड रही, यानी कि इसको छेड़ना नहीं चाहती थी, इसके पक्ष में ना पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रही थी। डाइल्यूटेड इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स, यानी कि इकोलॉजी के ऊपर बात करने से वो बचते हैं, उसमें सेफगार्ड यानी कि सोच समझ के, सूझबूझ के साथ में कुछ बात करते हैं, बयान देते हैं, ठीक है। द पब्लिक हियरिंग रिक्वायरमेंट इन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, पिछले 10-15 साल में इनका क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो सक्सेसिव सरकारें आ रही हैं वो इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स को, जो भी मैंडेटरी सेफगार्ड्स बनाए, उनको डाइल्यूट कर दे रही हैं और ये पब्लिक के नजरिए में ये चीज गलत हो रही है, इसलिए जनता के द्वारा इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जब एनवायरमेंट है, अगर उसको नुकसान होगा तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो खराब है, उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए जो जनता की अदालत में इनके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अंडर द रश ऑफ streamlining the clearance procedures, 2 years ago, an environmental performance index of Yale University ranked India 168 among 220 countries. 2 साल पहले environmental performance index आया था येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें इंडिया की रैंकिंग 168 स्थान पे थी 220 में से, यानी कि आप समझ लो कि लास्ट में इस इंडिया की रैंकिंग है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फॉर डेकेड्स, ये ओपनिंग स्टेटमेंट होगी कि लगभग 10 सालों से हम लोग कथित तौर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहां पे और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत ज्यादा तीव्र हो गया है पिछले 15 सालों में, क्योंकि एक के बाद एक जो सरकारें हैं उन्हें डाइल्यूट कर दिए सारे सेफ्टी मेजर्स और जनता की नजर में, जो कि गलत है, इसलिए जनता की अदालत में इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, द रश ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द क्लियरेंस प्रोसीजर्स, ठीक है, ये हो गया थर्ड। और इसके बाद 2 साल पहले की बात बताई जा रही है जब इंडिया की रैंकिंग 168 पर थी, यानी कि PQRS जिस तरीके से सीक्वेंस में लिखा गया है वही चलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन हु assumes a character or title not his own to deceive others, बोल रहे कि कोई अगर किसी दूसरे की तरह व्यवहार करे, उसका कैरेक्टर अपना ले, पकड़ ले, अपना छोड़ दे, ताकि वो दूसरे किसी भी और लोगों को भ्रमित कर सके, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पोस्चर, ठीक है। इम्पोस्चर मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का भेष बदलकर कुछ गलत करने के इरादे से दूसरे का भेष बदलकर आया है, ठीक है, इम्पोस्चर। मिसनोमर मतलब कि आप कोई चीज को, कोई विचार है, कोई बात है, उसको आप रॉन्गली यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपका नाम है, उसको आप रॉन्गली यूज कर रहे हैं। मेरी डॉटर का नाम मैंने वामिका रखा है, कई लोग उसको भामिका बोलते हैं, कुछ लोग वामिका बोलते हैं, वामिका बहुत कम, रेयर केसेस में कुछ लोग बोलते हैं, तो क्या है, उसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, मिसनोमर,
ट्रेमर, ट्रेमर मतलब होता है कि एक अचानक से कुछ हलचल हिलने, जैसे शिवरिंग आपको हो गई, मतलब आपको पता नहीं है कि आपको क्यों हो रही है, आप डर नहीं रहे, आप कुछ नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से शिवरिंग हो गई, ठीक है, एकदम से क्वेवरिंग हो गई, वो होता है ट्रेमर। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी होती है साइंस जिसमें आप क्राइम्स या क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इम्पोस्चर इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है ऑलरेडी, तो वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप भी अपना नॉलेज को डेली पीडीएफ पढ़ के, डेली एडिटोरियल्स प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।